वाले हैं। डार्विन थ्योरी से मुझे लगता है कहीं न कहीं सभी लोग फ़ैमिलियर हैं। इसका काफ़ी पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि स्कूल से डार्विन थ्योरी को हटा दो। ये मामला इंडिया में भी हुआ है, एक जागरण न्यूज़ में आया था और यूरोप में तो ये शुरू से होता आया है। कहीं न कहीं इस थ्योरी ने बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डाला है रिलिजन के ऊपर। तो आज हम सारी इन चीज़ों पर बात करेंगे कि ये क्यों अहम है हमें जानना डार्विन थ्योरी के बारे में। क्या वाक़ई डार्विन थ्योरी इस्लाम के या किसी भी रिलिजन के खिलाफ है या नहीं? और जो डार्विन है, डार्विन थ्योरी है और जो डार्विनिज़्म है, सोशल डार्विनिज़्म, क्या ये दोनों एक हैं या दोनों आपस में अलग-अलग हैं? तो हमारे साथ हमारे अशर भाई मौजूद हैं। सॉरी, एक सुफियान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा एक नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ये पटेल साहब हैं, आई आमिर थिंक। भाई। आमिर भाई। ओके, ओके। तो ये इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। बाकी जो ऑडियंस है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो वो इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करें। तो मैं शुरू करता हूँ अपने इस सवाल से, क्या डार्विन थ्योरी सिंपली तौर पर क्या है? जी, सुफियान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैंने तो इतना तवील में उसको ना ही तो स्टडी किया है, लेकिन जितना स्कूल से पढ़ते आए हैं या जितना सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूम किया है कंटेंट को, तो उससे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि डार्विन्स थियरी बेसिक तौर पे ये कहती है कि कोई भी एक मखलूक या कोई भी, जैसे एनिमल हो या प्लांट हो, जो भी कोई स्पीशीज है, वेरियस, वो लोग एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में इवॉल्व करते हैं इस तरीके से कि दे आर बेटर देन द प्रीवियस इवॉल्व्ड स्पीशीज। जैसे एक चीज स्टार्ट हुई, मिसाल के तौर पे एक कोई भी मखलूक है, जैसे हमने मंकी का अक्सर एग्जाम्पल सुना है कि मंकीज या जो भी मंकीज के थ्रू एप्स मंकीज एप्स इसके थ्रू इंसान बने। हम बंदर से आए हैं, हम बंदर से आए, दिस इज द जनरल थिंग दैट वी यूजुअली हियर। तो इसका ये मतलब है कि बंदर जो था वो एक लेस इंटेलेक्चुअल या लेस सर्वाइविंग स्पीशी था, जिससे इवॉल्व होके आज हम यहाँ तक पहुंच गए। और वो कैसे पहुंचे हैं उसको डार्विन्स थियरी डिफाइन करती है। डार्विन्स थियरी के दो एस्पेक्ट्स हैं मेजर, नेचुरल सिलेक्शन और उसके साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके अंदर आउट ऑफ नोवेयर या आउट ऑफ द ब्लूज जेनेटिक म्यूटेशंस होती है। कोई भी एक स्पीशीज अच्छी ट्रेड्स को अडेप्ट करती है, जिससे उसकी सर्वाइविंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है और वो अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करता है, उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, अपने दूसरे कंपिटिटर्स को आउट परफॉर्म करता है और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाता है, एक्सटिंक्शन से बचाता जी, है। बेसिकली बहुत ये अच्छा। अंडरस्टैंडिंग मुझे पहुंची। सुफियान भाई ने यहाँ बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कोई भी स्पीशीज़ जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए और या किसी भी तरह के चेंजेस हुए ज़मीन के ऊपर, उन चेंजेस में अपने आप को एडॉप्ट कर पाई और वो सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा फिट बैठी, वो तो बाकी रही और इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू वो आगे एक नई स्पीशीज़ बन गई। लेकिन जो इन चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाए, वो स्पीशीज़ खत्म हो गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्विन ने अगर ये बात कही है, तो ये उसने फिर इंसानों के ऊपर भी लागू की है कि इंसान और जो मंकीज़ थे, उनका एक कॉमन एंसेस्टर था। यानी इंसान हमेशा से इंसान नहीं है और मंकीज़ हमेशा से मंकीज़ नहीं है, बल्कि इन दोनों के पूर्वज या अगर देसी लैंग्वेज में कहें तो इनके दादा-परदादा जो हैं, वो एक थे। ये डार्विन ने बात कही है। तो अब सवाल ये होता है कि जो जानवरों में कोई शर्म और हया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता।
कोई उनके अंदर कल्चर नहीं होता, कोई सिविलाइजेशन उनके अंदर नहीं होती, लेकिन इंसानों के अंदर सिविलाइजेशन होती है, कल्चर होती है, शर्म हया होती है। जहां तक बात इमोशंस की है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं डार्विन ने कहा है वो जानवरों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं, लेकिन इंसानों में इमोशंस के अलावा और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। तो यहाँ डार्विन ने स्पिरिट या सॉल या आत्मा या रूह, उसकी सिरे से बात ही नहीं की है, सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की है। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि जब इंसानों के और जानवरों के एंसेस्टर एक थे, तो क्यों फिर हम ये तहजीब और ये शर्म और हया का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी में लेकर आए? क्यों नहीं हम उन्हीं की तरह जिए जिस तरह जानवर एक फ्री होकर जीता है? और इसको सबसे ज्यादा उन्होंने अप्लाई किया तहजीब के ऊपर, यानी शर्म और हया का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने पर। फिर अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जर्मन के अंदर जब रेसिस्ट खड़े हुए तो उन्हें ये दिखाना था कि ह्यूमन रेस में हम सबसे आगे हैं, और यहूदियों को उन्हें गिल्ट फील कराना था, खत्म करना था। तो इसके लिए उन्होंने डार्विन थ्योरी का मिसयूज किया। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो सबसे फिट बैठेगा उसे ही जीने का हक है, लिहाजा हम आर्यंस हैं, हम रेसिस्ट हैं, तो हम आगे रहेंगे, बाकी सबको खत्म कर दो। तो ये उन्होंने फिट किया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक मॉरल लेवल पर। फिर इसके अलावा आप आ जाइए, जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने अलग अलग जगह पर कॉलोनीज बनाई, भारत में कॉलोनी बनाई, अलग अलग मुल्कों में बनाई। उनका यह कहना था कि हम वो लोग हैं जो सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन रखते हैं, तो हम ताकतवर हैं, हमें ज्यादा हक है समाज को लीड करने का। और इसमें उन्होंने रेफरेंस लिया चार्ल्स डार्विन का, कि उसमें भी वही स्पीशीज बाकी रही जो एडॉप्टेबल थी। ये बाकी लोग जो हैं ये इस लायक नहीं है कि समाज के अंदर एक सिविलाइजेशन को डेवलप करें। हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना कि कैसे गलियां बनेंगी, कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी, कैसे जुडिशरी सिस्टम होगा, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ये हम बता रहे हैं। तो फिर हमें हक है जीने का और बाकी लोगों को यूज करने का। फिर इसी थ्योरी का मिसयूज किया सेक्युलर लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब सारे मंकीज और ह्यूमंस के एंसेस्टर एक थे और ये सारा मामला हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, यानी नेचुरल के जो जिसने नेचर को एडॉप्ट किया वो बाकी रहा, जो नहीं कर सका वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर फिर खुदा का कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है हमें? जब सब कुछ नेचुरल इवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है तो हम खुदा को क्यों माने? और जब हम खुदा को नहीं मानेंगे तो फिर हम कानून भी अपने आप बनाएंगे। हम क्यों कुरान का कानून लें, हम क्यों बाइबल से कानून उठाएं, क्यों मनुस्मृति से कानून उठाएं, क्यों देखें कि चोर चोरी करे तो क्या सजा होनी चाहिए? ये उन्होंने अलग अलग मिसयूज किया। अब बात ये है, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब आज हम डार्विन थ्योरी को डीपली डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ इस इमोशंस की बुनियाद पर कि डार्विन थ्योरी जो है वो एक सेक्युलर थ्योरी है, रूह को नहीं मानते, नहीं, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर दें? सिर्फ थोड़ा सा अगर हम वॉइस उन डिस्टॉर्शन। लोगों से, जी सर, जी हमारा ये है कि अब हमें, जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम्स हैं और हम ये मानते हैं कि इंसान क्रिएट हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान का जिक्र किया है तो खिलकत के साथ किया है, क्रिएशन के साथ किया है। तो अब बज़ाहिर तौर पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो टकराता है इस्लाम से। तो क्या हम सिर्फ क्योंकि बिलीफ रखते हैं कुरान पर, इस्लाम पर, इसलिए क्या इस थ्योरी को हम नेशनल लेवल पर ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दें? क्या ये आर्ग्यूमेंट काफी होगा हमारा, या हमें इससे जिदाल करना पड़ेगा एक लॉजिकल लेवल पर, ताकि हम इसको, इसकी तदबीक कर सकें, इसको फिट कर सकें उस जगह पर जहां पर ये होनी चाहिए? यानी ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो हम इसको उसी फ्रेमवर्क में रखकर देखें और इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन समाज के अंदर दें कि डार्विन और इस्लाम जो है वो आपस में टकराते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम डार्विन थ्योरी को सिरे से खारिज करें तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक्स होने चाहिए। आज हम उन्हीं लॉजिक्स पर बात करने वाले हैं। मैंने इस टॉपिक को ग्रुप के अंदर भी डिस्कस किया था और कुछ सवाल मैंने वहीं से बनाए हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो ये है, क्या डार्विन थ्योरी चूंकि एक थ्योरी है
इट इज नॉट ए लॉ, तो क्या हम इसको यूं ही नेग्लिफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे ही हल्के में आंक सकते हैं, या इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं? जी, ये मैं बात आमिर भाई से पूछना चाहूंगा। आमिर भाई हैं यहाँ? सुफियान भाई, आप इसको जब तक कैरी ओवर कीजिए, मुझे लगता है शायद वो अभी म्यूट पर हैं। जी, जी, इंशाल्लाह। भाई वो थोड़ा-सा अपने नेटिव प्लेस गए हुए हैं, तो शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। अगर होगा तो इंशाल्लाह कर देंगे। तो हमारा सवाल ये है कि डार्विन थ्योरी क्योंकि एक थ्योरी है, तो क्या हम इसको नकार सकते हैं? क्या हमारा ये स्टेटमेंट काफ़ी है कहने के लिए कि अरे ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, ये कोई लॉ थोड़ी है, तो क्यों इसको इतना सर पर चढ़ा रहे हो? ऑडियंस में से कोई भी इसका जवाब देना चाहेगा? प्लीज आप इसको इंटरेक्टिव बनाइए। ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। ये सिर्फ एक बायोलॉजी से लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका बहुत सोशल इम्पैक्ट पड़ा है, और आज के जो नौजवान तबका है, जो बिल्कुल न्यू है, वो इससे बहुत मुतासिर होता है। मैंने खुद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है, कुछ लड़के लड़कियों को टी शर्ट्स पहने हुए जिसके पीछे डार्विनिज्म की जो इमेज है वो बनी हुई थी। तो अभी तो वो एक सिंपल इमेज है, लेकिन धीरे धीरे उसका मिसयूज करके समाज के अंदर बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। तो अगर आज हम वाकई शैतान से लड़ना चाहते हैं, इबलीस से लड़ना चाहते हैं, तो हम उससे सिर्फ ऐसे नहीं लड़ सकते कि उसको हम लानत मलामत करें, बल्कि हमें आर्ग्यूमेंट से फाइट करना पड़ेगा और अपने आर्ग्यू को समाज के सामने लाना पड़ेगा, ताकि लोग जागरूक हों और वो इस थ्योरी को मिसयूज ना होने दें कुछ पॉलिटिशियंस के हाथों। जी भाई। जी। जी भाई, हम लोग इसको बीइंग मुस्लिम्स आउटराइटली डिनाई कर देते, जो कि असल में इस्लामिक तर्ज के खिलाफ है। क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स वी हैव ऑलवेज डिस्कस्ड थिंग्स, हम सारी चीज़ों को टेबल पे लेते हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और उसके बाद किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो बहैसियत मुसलमान सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, जैसा कि आपने साइट की है, जर्मनी के अंदर जो हुआ उसके मामलात, उसका रिजल्ट क्या निकला? सोशल डार्विनिज्म कि जर्मन्स ने, नाजीज ने खदेड़ फेंका यहूदियों को, उसका ये रिजल्ट निकला। जी। जी। कॉलोनियलिज्म पूरा उसकी बेसिस पे चला है। ठीक है, तो इंसानी फितरत है ना, किसी भी चीज को अगर नहीं समझ पाती है तो थियोरेटिकली अगर नहीं समझ पाती है तो प्रैक्टिकली तो एटलीस्ट उसके रिजल्ट के ऊपर देखकर उसको जज कर लेती है। जी लेकिन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। क्या पता क्यों? कि उस या तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ डार्विनिज्म। बहुत शायद कम लोगों को पता होगा कि हिटलर का ये सब करना या कॉलोनियलिस्ट का ये सारा करना, उनके अंदर एक हम्म। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, उसकी वजह हम्म। से था कि हमारी रेस सुपीरियर है। जो जो कि था, लोगों को पता है कि हम सुपीरियर है, वाइट रेस सुपीरियर है, इसके लिए हम बाकियों को गुलाम बनाते हैं या बाकियों को डोमिनेट करते हैं, बिकॉज वी हैव द मीन्स टू डू इट। लेकिन उसको डार्विनिज्म के एस्पेक्ट से नहीं देखते। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट तो ये बनना चाहिए कि हम उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे उसको जज करें। अगर हम थ्योरी को नहीं समझ पाते या वो एकेडमिक हम्म। लेंस हम नहीं लगा पाते, तो आइए उसके रिजल्ट्स पे बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स करने वाले आपकी फिलोसफी की, हम्म। वर्ल्ड वॉर्स आपकी फिलोसफी का नतीजा है। तमाम जो हम्म। गुर्बत है आपकी फिलोसफी का नतीजा है। आप लोग वेल्थ कंपाइलेशन पे यकीन रखते हैं, दैट इज समवेयर आल्सो रिलेटेड टू योर फिलोसफी, आपकी फिलोसफी का हम्म। नतीजा है। वो अलग अलग शक्लें जरूर इख्तियार कर ले, रशियंस बोले हम सुपीरियर, अमेरिकन बोले हम सुपीरियर, रेसिज्म हर तरफ उससे आमादा हो जाए। तो ये सारी चीजों के होने के बावजूद अगर इंसान बोले कि नहीं यार, डार्विन्स थियरी सही है विदाउट सीइंग टू इट्स रिजल्ट, तो फिर ये ना इंसाफी। हम वहां पर हक ही अदा नहीं कर रहे कि उसका एनालिसिस कर ही नहीं रहे, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना कि हाँ इसमें स्पिरिचुअलिटी का एंगल नहीं है, या इसके अंदर वो, ये लोग रूह को डिनाई करते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट जाती है, हम उसको कंप्लीटली डिनाई कर देंगे और उसकी एकेडमिक बेसिस नहीं देखेंगे कुछ भी। हालांकि
डार्विनिज्म की एकेडमिक जो क्रेडिबिलिटी है, हार्डली मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूल्स तक एस्टैब्लिश्ड है। एकेडमिक सर्कल्स में आने के बाद इट इज हाईली डिबेटेड। स्कूल में पढ़ा रहे, स्कूल में भी इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि एक सिस्टम ऊपर एस्टैब्लिश्ड है जो एनफोर्स करता है इसको पढ़ाने के लिए। अगर इंडिया में इसकी छूट होती कि डार्विनिज्म मत पढ़ाओ, सो इंडियंस वुड हैव बीन द वेरी फर्स्ट पीपल टू हैव रिजेक्टेड दिस, आई एम श्योर। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है जो ये पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करती है, तो दे एनफोर्स दिस कि भाई आप लोगों को एलजीबीटीक्यू राइट्स भी पढ़ाना है और आपको डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर व्यूज आर ऑन इट। तो हम बच्चों को, हमारी स्कूल्स में टीचर मुस्लिम होने के बावजूद पढ़ाते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जी। हर जगह पे मामला है। तो उसके रिजल्ट्स भी जैसा भाई बता रहे कि यार जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर लोग पहन के घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ पे अच्छे अच्छे खासे लोग जो काफी ज्यादा रैशनल अपने आप को कहते हैं, वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड दिस के इसके रिजल्ट्स बहुत सारे खराब है। और अगर सेम चीज रिजल्ट ओरिएंटेड भी हम जज कर लेंगे एंड वी ब्रिंग टू द टेबल इस्लाम एंड अदर आइडियोलॉजीज, वी विल सी दैट कि भाई इस्लाम आउट परफॉर्म्स एवरीथिंग। बिल्कुल। तो एसेंस ऑफ इसमें एवोल्यूशन, जी 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 सॉरी हाँ, नहीं कीजिए, कंटिन्यू प्लीज। जी कंटिन्यू, आई ऐड आफ्टर यू भाई, इंशाल्लाह गो ऑन। ओके। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डार्विन थ्योरी है, जिसे डार्विनिज्म भी कह सकते हैं आप, उसमें और जो इसके सोशल इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जिसे सोशल डार्विनिज्म कहते हैं, यानी सिंपली डार्विन थ्योरी एंड सोशल डार्विनिज्म, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये ऐसे है जैसे कि कुछ जायनिस्ट लोगों ने कहा कि हम जो है सच्चे मुसलमान हैं या सच्चे ज्यूज हैं या सच्चे हिंदू हैं, और ये कहकर और हाथ में गीता या कुरान या बाइबल को लेकर, तौरात को लेकर वो लोगों के गले काटते हैं। ये ऐसे है, कुरान तो नहीं कह रहा, गीता तो नहीं कह रही कि लोगों के गले काटो, लेकिन वो इसको हाथ में लेकर इसको मिसयूज करते हैं। वही चीज यहाँ पर है कि जब आप डार्विन की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो कहीं पर भी उसने जो है इस तरह से क्लेम नहीं किया कि वो एक एथिस्ट है। उसने इस पर डिस्कस ही नहीं किया, उसे उसे इसकी जिंदगी में उसे इतना वक्त ही नहीं मिला। वो पूरी उम्र रिसर्च करता रहा एंड तक, और उसकी रिसर्च जो थी वो लिमिटेड थी एक बायोलॉजिकल फ्रेम के अंदर। वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कभी गया ही नहीं। अगर कोई स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्टर्स है। रिजेक्टर्स उसको कहते हैं कि उसके सामने कोई दावत आए और वो उसका इनकार कर दे। लेकिन उसकी थ्योरी जो थी उसको खुद शुरू में कुछ साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे साइंसदानों ने तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ने डार्विन थ्योरी से सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर वहीं से ये सुपरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला नजरिया आया, जिससे फिर लोगों के कत्लेआम हुए इस थॉट को आगे लेकर। तो यहाँ इंटरेस्टिंग नुक्ता ये है कि डार्विन थ्योरी एंड सोशल डार्विनिज्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेकंड चीज ये है कि डार्विन थ्योरी के, जैसे भाई ने कहा, कि इसके जो रिजल्ट्स हैं अगर आप उनको देखो तो आपको ये पता चल सकता है कि ये कितनी खतरनाक है, कितनी वहशनाक है, कि इसके रिजल्ट जो है इंसानियत को धीरे धीरे जानवर की तरफ लेकर जा रहे हैं, बेहयाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो रैशनल लोग हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं, उसका नाम लेते हैं। वो भले ही डार्विन का नाम ले रहे हैं लेकिन वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है, हमारे मुसलमानों के ऊपर फर्ज ये बनता है। आज के वक्त में देखिए क्या होता है कि अगर चोर को चोरी करनी है तो वो आपका बटुआ छीन कर नहीं भागता है आमतौर पर, जितना कि वो मोबाइल से आपके पैसे निकाल लेता है। वही मामला ये है कि आज आप गुनहगार इतना फिजिकली नहीं होंगे बाहर जाके, जितना आप मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। जो सारे काम, सारा रिकॉर्ड इंसानों का इस मोबाइल के अंदर है, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर वो फ्रॉड कर रहे हैं या मॉरल लेवल पर कुछ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ व्हाट्सएप फेसबुक इस पर हो रहा है। कोई झूठी खबर आगे पहुंचा रहे हैं, हदीस को गलत रेफरेंस के साथ आगे पहुंचा रहे हैं। तो वही मामला ये डार्विन थ्योरी का है कि शैतान ने तो एक कॉन्सेप्ट दिया सोशल डार्विनिज्म का। इधर साइंस रिसर्च कर रही है ईमानदारी के साथ, साइंस हमेशा रिसर्च करती है ईमानदारी के साथ। डार्विन ने भी ईमानदारी के साथ रिसर्च की और उसने एक थ्योरी प्रपोज की।
लेकिन यहाँ जो शैतान के एजेंट हैं, इब्लीस, उन्होंने देखा है कि इस थ्योरी को किस तरह से लोगों को ऊपर मिसयूज किया जा सकता है, किस तरह से लोगों पर हुकूमत करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्या कुरान की बहुत सारे अहकाम को एक्सप्लॉइट नहीं किया ज़ायनिस्ट ने? गीता के बहुत सारे अहकाम हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया, तौरात के किया। तो ये सिलसिला शुरू से ही चला आ रहा है, खुद कुरान में ये मौजूद है कि उलमा इकराम जो है, अक्सर उलमाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अक्सर उलमाओ अक्सरुल मुनाफिकु फी उम्मति कुर्रा हुआ, मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफिक क़ारी, कुरान पढ़ने वाले होंगे, हुफ़ाज़ होंगे। उलमा इकराम लिखते हैं तफसीर में इसकी कि इससे कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं। तो पता ये चला कि हाइजैकिंग नाम की एक चीज़ है, कि थ्योरी अपने आप में वो सिंपली एक एकेडमिक थ्योरी है, जैसे भाई ने कहा, लेकिन उसका सोशल इम्पैक्ट जो है, उसको मिसयूज़ किया गया है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जब इब्लीस ने इतना बड़ा फितना ये ज़मीन पर फैलाया है और यूनाइटेड नेशन की वजह से स्कूल से इसके सिलेबस को तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो लोग डोमिनेंस में हैं। तो अब हम क्या करें? हम कम से कम अपने इर्द-गिर्द और जहाँ पर हम हैं, ये जागरूकता फैला सकते हैं कि हम इस थ्योरी को अगर हमें डिनाई करना है, तो किस तरह से करना है? सिर्फ सिंपली ये कहना कि हम इसे नहीं मानते काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जैसे भाई ने कहा कि इसके जो इम्पैक्ट हैं, पहले वो लोगों के सामने हमें रखने पड़ेंगे। पहले हमें सोशल डार्विनिज़्म जो है, उसके जो बुरे असरात समाज पर हुए हैं, उनको हाइलाइट करना पड़ेगा और फिर डार्विन थ्योरी कहाँ तक सही है, उसको उस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो इसलिए मैं अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, क्या डार्विन थ्योरी क्योंकि एक थ्योरी है, तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट काफ़ी है कि हम इसको नकार दें? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डार्विन थ्योरी के सिर्फ थ्योरी हो जाने से उसको नकार देना, ये गलत है। क्योंकि साइंस में थ्योरी का मतलब होता है एक वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन, जो बहुत सारे एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी, ये भी तो एक थ्योरी है। तो अगर हम डार्विन थ्योरी को या सोशल डार्विनिज्म को गलत कह रहे हैं, तो हमें लॉजिकली ये फाइट करनी पड़ेगी, तभी हम शैतान की गर्दन काट सकते हैं। तो ये लॉजिक हमें कहीं नहीं रखना है कि ये थ्योरी है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो भी एक थ्योरी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक थ्योरी है, जिसकी वजह से फिजिक्स के अंदर इंकलाब आया और बहुत सारे जो लॉज हैं फिजिक्स के, उनको सपोर्ट मिलता है थ्योरी से। और थ्योरी सिर्फ इसलिए भी थ्योरी नहीं होती कि वो कमजोर है किसी लॉ से, बल्कि थ्योरी इसलिए भी थ्योरी होती है कि उसे किसी लैब के अंदर या फील्ड के अंदर उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ बनाए, उसने प्रैक्टिस करके दिखाया ना, ऊपर से चांदी की स्टील की जो बॉल्स थी वो गिराई और नीचे उसने फ्रिक्शन को साबित किया वगैरह वगैरह, उसने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन बिग बैंग थ्योरी पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो है आपको सारा मटेरियल एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें एक्सप्लोजन करना पड़ेगा, हाई डेंसिटी उसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट इज नियरली नियरली इम्पॉसिबल। इसी तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें लाइट की स्पीड की बात होती है। जब हमारे पास कोई लाइट की स्पीड का कोई डिवाइस ही नहीं है, कोई जेट नहीं है, तो उसको भी हम कभी भी लॉ नहीं बना पाएंगे, वो एक थ्योरी रहेगी। तो इसलिए हम इसको नकारना, ये एक कमजोर लॉजिक है कि हम इसको नकारें। मैंने देखा था ग्रुप में कुछ लोगों ने बात कही थी और भी जगह कहते हैं। तो थ्योरी के थ्योरी होने से वो कमजोर नहीं हो जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सवाल है वो ये है, क्या डार्विन ने ये कभी क्लेम किया कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुए हैं? देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। बंदरों के और इंसानों के एंसेस्टर एक थे, कॉमन थे, ये एक अलग स्टेटमेंट है। और जबकि दिखाया ये जाता है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है, ये चीज अलग है, दोनों में फर्क है। और यहीं पर वो गलती होती है कि जो सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं, वो यहीं पर ये एक गलती करते हैं, मतलब एक डिल्यूजन क्रिएट करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि डार्विन ने ये कहा है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है, जबकि उसने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है। खुद उसकी किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें उसने यही लिखा है कि इंसान और बंदर या चिंपैंजीज हो गए, इनके कॉमन एंसेस्टर थे, पूर्वज इनके एक थे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले बंदर बने और फिर बाद में इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू इंसान वजूद में आया। इन दोनों के जो इम्पैक्ट हैं वो अलग-अलग होंगे। मैं चाहता हूँ ऑडियंस में से इस पर आप लोगों की जो अपनी ओपिनियन है वो यहाँ पर शेयर करें। सुफियान भाई तो हमारे साथ है ही, आमिर भाई हैं, बाकी ऑडियंस में से कोई भी जो भी करना चाहे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ भाई। वो आपका जब सवाल आया था उस वक्त मैं ज़रा ड्राइव कर रहा था, और ओके, इसके कोई लिए हाँ 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 हाँ, तो मैं पहले उस वाले क्वेश्चन को जो आपने पूछा था वो एड्रेस कर दूं, या फिर आप आगे बढ़ हाँ जी, चुके हाँ हैं तो जी, उसको कहीं बिल्कुल, जाने। ठीक ठीक बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल, आप तो कीजिए। मैं मैं पहले जो आपने जो क्वेश्चन रखा था उसको मैं एक बार फिर से रख देता हूँ, तो ताकि मुझे पता चले कि आपने सही, मतलब मैं सही समझा हूँ उस चीज़ को। आपने ये कहा था कि सिर्फ ये कहना कि डार्विन की थियरी सिर्फ एक थियरी है, कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है, सिर्फ ये बोलकर इसको नकार देना, क्या ये काफ़ी है डार्विनिज्म को रिफ्यूट करने के लिए? वाज दिस योर क्वेश्चन? यस, करेक्ट। ओके। सो अब नॉर्मली ना कैसा होता है कि जैसे जामिया मिलिया वगैरह की मैं बात सुन तो रहा था कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने डार्विन की टी शर्ट वगैरह पहनी थी, और बहुत फेमस भी है ना, बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि इट इज वेरी इजी टू जस्ट एक्सेप्ट एनीथिंग जो कि दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है। जो चीज दुनिया में चल रही है कूल है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना लोगों के लिए बहुत आसान होता है। और दैट इज द केस करेंटली विद डार्विनिज्म, क्योंकि उसको इतना कूल बना के पेश किया गया है कि भाई यही है जो है, तो हर किसी को जी। उसको एक्सेप्ट करना है। और सोशल कंफर्मिटी में ना हर किसी को उसमें फिट इन होने की ट्राई करता है इंसान। सोशल एनिमल है ना, है कि नहीं? तुमने जो जी, आइडियोलॉजी को बिल्कुल। कॉमन बता दिया है, जिसको तुमने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बताने की बचपन से एक बच्चे को कोशिश की है, सीनियर केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 11 साल तुम उसको एक ही चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो उसमें फिट इन होने की ट्राई करेगा, उसमें से बाहर निकलने का वो सोचेगा भी नहीं, बोलेगा यार मैं निकलूंगा तो मैं अजीब लगूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले राइट। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। इसके लिए वो लोग ना इसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट इवन गोइंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द डिटेल्स। ठीक है। जैसे ही आप इसकी लेयर को थोड़ा सा भी खरोचोगे ना, जो एक बड़ा सा फसाड हमारे सामने खड़ा किया है कि डार्विनिज्म इज ट्रू, डार्विनिज्म इज द रीजन व्हाई एवरीवन इज हियर एंड इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। सो जैसे आप इसको एक, चलो कुरान सुनना तो बहुत ऊपर की बात हो जाती है। एक थियरी को एक्सेप्ट होने के लिए, जैसे आपने बताया ना न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और हम्म। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, तो द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट इटसेल्फ इज वेयर डार्विनिज्म फेल्स। ठीक है। इन अ साइंटिफिक पैराडाइम, जब क्या होता है, यू मेक एन इन्फरेंस, यू आप सोचते हो कि आपने कोई एक ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को आप अपने दिमाग में एक थियरी देते हो, हाइपोथेसिस देते हो कि यार ये इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, और फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हो, और वो चीज रिपीटेबल होती है, एंड देन यू कम अप विद अ थियरी कि हाँ यार मेरी थियरी ये सही थी। ठीक है। बट डार्विनिज्म हम्म। ना, मैं उसको थियरी भी नहीं बोलूंगा, इट इज टेक्निकली अ स्टोरी। ठीक है। और इसके अंदर होता यूं है कि, चलो आपने जो बोला था कि चार्ल्स डार्विन जो था, ही हिमसेल्फ वाज एन ऑनेस्ट साइंटिस्ट और नॉट, हम उस पर कमेंट नहीं करते। बट चार्ल्स डार्विन न्यू कि उसकी थियरी के अंदर जो है ना फ्लॉज थे। ठीक है। और अगर किसी को एक बेसिक आइडिया, जो हमारे सुफियान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से बता दिया कि व्हाट इज डार्विनिज्म ओवरऑल, मैं सोशल डार्विनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल डार्विनिज्म बेसिकली, जो मेरा मानना ऐसा है कि थियरी, साइंटिफिक थियरी ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन को यूज करके बस अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों पे इम्पोज करने का एक बहाना है, बस सोशल डार्विनिज्म। ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में डार्विनिज्म साइंटिफिकली रिफ्यूट हो जाता है, तो फिर उसको सोशल डार्विनिज्म को रिफ्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और जैसे ही आप डार्विनिज्म को थोड़ा सा भी साइंटिफिकली चैलेंज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना कमजोर, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कितना हक है। ठीक है। सबसे पहली चीज, जो भी इंसान जब ये सुने कि डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज द रीजन व्हाई वी आर हियर, तो इट इज नॉट लाइक दैट। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन ये है कि एक सेल से इतनी सारी चीजें कैसे इवॉल्व हुई, ये एक अलग क्वेश्चन होता है। और वो पहला सेल वजूद में कैसे आया, ये एक अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ये क्लेम ही नहीं है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सप्लेन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जी भाई। जी भाई। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। और बिफोर इवन वी भाई गो इनटू, रिपीट हाँ कर भाई, दीजिए भाई। हाँ, भाई थोड़ा हो सकता है कि डाइग्रेस हो जाए तो मेरे को रोक लेना, क्योंकि ये इट्स नॉट समथिंग जो स्मॉल में एकदम कंसाइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारे उसूल शायद छूट भी जाए, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। एंड प्लीज स्टॉप मी इफ आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, हाँ भाई, ठीक नो। है। सो हाँ, तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड इटसेल्फ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सप्लेन नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग थियरीज लोगों ने दिए, ए बायोजेनेसिस दी है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर कैसे आ सकता है, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट है, वो सब है। बट सी द प्रॉब्लम इज दिस कि आप डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हर चीज का जवाब नहीं बता सकते। तो ये एक प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई करना है। और एक सेल कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डार्विन को नहीं पता था ये चीज, उस टाइम पर इतनी रिसर्च ही नहीं हुई थी। जैसे ये सारी रिसर्च आगे बढ़ती गई ना कि एक सेल इटसेल्फ इज सच अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आप पहले तो हमको ये समझाओ कि नॉन लिविंग फोर्सेस, जिसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, जिसके पास कोई प्रायर थॉट नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप सेल के स्ट्रक्चर को देखोगे, इट इज वेरी मच डिजाइन, एक अच्छी वेल इंजीनियर्ड डिजाइन है। आप लोग इंजीनियर हो, आप शायद मेरी बात अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसके अंदर, इसके लिए कोई दिन अलग से एक क्लास लेंगे कि किस तरीके से सेल के अंदर इंजीनियरिंग होती है। तो अब एक इंजीनियरिंग से पहले एक थॉट प्रोसेस चाहिए ना। अब मैं कुछ बना रहा हूँ, उससे पहले मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक चीज मेरे लिए प्रॉब्लम है, फिर उसको ओवरकम करने के लिए मैं कुछ डिजाइन करूंगा, और वो डिजाइन करने से पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मुझे बनाना क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पर ही। अब तक हम लोग एवोल्यूशन पे गए भी नहीं है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर ये क्वेश्चन रहेगा कि यार वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से है कि मुझे बनाना क्या है, क्योंकि अगर कोई चीज डिजाइंड है और उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो डिजाइन चीज हो ही नहीं सकती है। सेंस बना रही है बात? एनीवन एल्स, किसी को क्वेश्चन है इस बात पे? मेरा सवाल ये है भाई आपसे, जी भाई, जी। आप कह रहे हैं कि डार्विन थ्योरी एक थ्योरी ही नहीं है आपके नजदीक, हाँ, मैं है ना? उसको आई डोंट और इवन कंसिडर इट, हाँ, हाँ। मतलब यू बिलीव, या, है ना? लेकिन अब हाँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि आज जो मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट हैं, क्या वो आपकी राइट। बात से सहमत है या नहीं? सी, अब ये मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट वाली जहां तक बात आती है ना भाई, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस थियरी ऑफ, और जिस मेथडोलॉजी और जिस फिलोसफी ऑफ डूइंग रिसर्च से उन लोगों ने अपने आप को सब्सक्राइब कर दिया है ना, विच इज मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, उन लोगों का मानना ये है, वो लोग ये प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि हर चीज का जवाब जो है वो मादी है, मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि कोई भी सुपर नेचुरल चीज नहीं होती है, हर चीज का जवाब हमको जो है मटीरियलिस्टिक चीजों से ही मिलेगा। और इसके अंदर इन लोगों के लिए डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन काम करती है। अब आप जैसे ही उसको, डार्विन के जो फिलोसफी है, जो जो उसने लॉज प्रपोज किए थे कि नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम म्यूटेशन, जब रैंडम म्यूटेशन होता है ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सच कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्ल्ड इज सो हाई कि जो मैकेनिज्म डार्विन ने प्रपोज किया है, अगर उस मैकेनिज्म के थ्रू हम चले ना, तो हमको कभी लाइफ इस तरीके से दिखेगी ही नहीं। अब वो लोग क्या करते हैं भाई ना, सुनो सुनो, मैं आ रहा हूँ उस पर। अब आप बोल रहे हो कि वो लोग सहमत होंगे कि नहीं मेरी बात से। ऑब्वियसली वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर खड़े हैं, और अगर इतना उसको फैला रहे हैं, तो अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो वो लोग फर्स्ट हैंड पे तो सहमत होंगे नहीं। बट इट इज माइट एज वेल वेरी वेरी गुड ना कि हम लोग ये डिस्कस करें कि भाई आप क्यों रॉन्ग हो, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो थियरी आप प्रपोज कर रहे हो, वो थियरी कभी लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मैं उसके साइंटिफिक बेसिस दे सकता हूँ। अब वो लोग ने, मेन बात ये है कि वेन एवर आई से समथिंग अगेंस्ट डार्विनिज्म, ये साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर ना भाई माफिया चलता है, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, वो वहां पर भी चलती है। द मोमेंट अ साइंटिस्ट कम्स अप एंड सेज कि यार ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। आप, लिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट है जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है, तो ये नहीं मानते, ठीक है। तो सहमति नहीं दिखा रही, इसलिए तो उनको जॉब से निकाल दिया ना। जो भी उनके वर्ल्ड व्यू के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनको जॉब से निकाल देते हैं। भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट, कुछ मुझे, हाँ, हाँ। क्योंकि देखिए आप जो थ्योरी दे रहे हैं कि उनको जॉब से निकाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं, हम्म। इसका बेसिस क्या है? ठीक है, तो मैं मेरे ख्याल से जहां ना, तक एक एक हाँ, हाँ। सेकंड, जहां तक हम्म, पॉलिटिकल बात है उससे मैं एग्री करता हूं। हम्म। मैं खुद कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन राइट, मिसयूज करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि राइट, कोई साइंटिस्ट अगर प्योरली रिसर्च कर रहा है तो उसको निकाल राइट, देते हैं। अब हम यहाँ राइट, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर राइट। नेशनल प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं तो हमारी हम्म। बात का कोई तुक बनता हो, वरना सही, 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 सही। मैं तो बहुत सारी चीजों को नकार सकता हूँ।
लेकिन क्या नेशनल टेलीविजन पर बैठकर या नेशनल डिबेट में बैठकर हम ये बात कह सकते हैं, या कोई हमने कोई ऐसी बुक लिखी हो जिसको यूनिनमसली एग्रीड हुए हो लोग उससे, तो हम इतनी अंधी तो नहीं कट रही दुनिया में कि अगर कोई नहीं साइंटिस्ट अगर ईमानदारी से रिसर्च करेगा तो उसको एक तरफ डाल देंगे। मतलब इस नहीं, बात का फेयर क्या इनफ सेंस ना। बनता है? मैं आपकी बात क्या हो रहा हूँ ना, आप ना एक मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हो जो ये सोचकर चल रहा है कि कोई भी सुपर नेचुरल चीज होती ही नहीं है, कोई भी सुपर नेचुरल चीज का साइंस में कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये मैं मैंने ये ऐसा बता बिल्कुल रहा भी हूँ नहीं कि कहा भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपने आपको शायद एक प्रिजम्पशन दे रहा हूँ। सुनो ना, मैं आई एक्सप्लेन नहीं माई नहीं पॉइंट नहीं, हियर। हाँ हाँ। एक सेकंड, मुझे लग रहा है शायद हाँ। जो तमहीदी बात थी वो शायद आपने हम्म सुनी नहीं। हम्म ये बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि मैं खुद क्रिएशन को मानता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ अग्रीड अग्रीड। डार्विन हाँ डार्विन हाँ। डार्विन सुनिए, लेकिन जो डार्विन थ्योरी है सही। उसको सिर्फ एक ऐसे ही हम नकार दें कि ऐसा नहीं है, ऐसे है, माफिया चलता है, तो मेरा भाई, हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बातों का कोई आधार भी तो हो ना। नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो हमारी हमारी डिबेट जो है बहुत प्योर लॉजिकल है, तो आपको सही हर सही सही। बात के लिए रेफरेंस देना होगा। नो इश्यूज इंशाल्लाह। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना आपको, व्हाट आई वुड से इज, चलो इस बात को पूरी तरीके से ना, ये मेरा आर्ग्यूमेंट का कोई हिस्सा भी नहीं है कि लोगों को साइंटिस्ट को निकाल देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इंटेलिजेंट डिजाइन, ठीक है, इंटेलिजेंट डिजाइन इज अ वैलिड साइंटिफिक थियरी। अगर मैं आपको ये साबित करूं कि यार हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से डिजाइन और उसके पीछे इंटेलिजेंस नेसेसरी है, डार्विनिज्म के प्रपोज प्रोसेस के थ्रू हम कभी भी ये लाइफ की इस कॉम्प्लेक्सिटी तक नहीं पहुंच सकते। ये रैशनल डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, आपने जो थियरी प्रपोज की है उस थियरी को मद्देनजर रखते हुए हमको कभी लाइफ इस तरीके से नहीं मिलेगी, मैं इस पर आर्ग्यूमेंट पेश कर सकता हूँ। ये कभी तो भी नहीं रैशनल मिलेगी, मैं डिस्कशन हुआ खुद ना। मानता हूँ एग्जैक्टली कभी भी तो ये बात तो मैं खुद मानता हूँ कि खुद मिसिंग अग्री। लिंक मौजूद है, और डार्विन थ्योरी जो है वो कभी भी क्रिएशन को या फिर उसके जो ओरिजिन है उसको बात नहीं कर सकती। हम सिर्फ उतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई हम बायोलॉजी पर कोई रिसर्च या बहस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो राइट सारा कंसर्न है वो दैट इज पॉलिटिकल ओनली, वरना राइट उसके लिए राइट। तो फिर जो है हमें फिर उस फील्ड में जाना पड़ेगा और प्रॉपर हम्म। प्रॉपर तरीके से बात करनी पड़ेगी हमें। तो सवाल एग्जैक्टली। ये है कि जो इसके हम्म पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े हैं हम्म। उसको हम किस तरह से नकार सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, लॉजिकल तरीके से। राइट, मैं इसीलिए मैंने ना शुरुआत में यही बोला था कि जब भी मैं अप्रोच करता हूँ ना किसी डार्विनिस्ट बंदे को, ये मैं प्योरली मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ, एनी वन एल्स कैन डिफर फ्रॉम माई अप्रोच। ठीक है, मेरा अप्रोच ये होता है ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो पॉलिटिक्स से पहले मैं बायोलॉजी पे ही बात करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली जो कॉमन है उस पर बात करूंगा ना। आपने पॉलिटिकल डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म निकाला कहाँ से? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो फिलोसफी डार्विन ने प्रपोज की थी, उसने बोला यार दुनिया में ऐसे ही होता है, साइंटिफिकली इसी तरीके से सब चीज इवॉल्व हुई है। तो आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहां से ले लिया और यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अपने आप को सुपीरियर रेस बता दिया, यूजेनिक्स कर दिया, है कि नहीं है? तो उसकी बेसिस तो वो एक फलसफा था जो डार्विन ने प्रपोज किया था ना। अब अगर वो एक साइंटिफिक फलसफे के तौर पर आया तो मैं उसको साइंटिफिकली चैलेंज करूंगा एंड आई कैन इंशाल्लाह प्रूव इट दैट इट इज रॉन्ग, अल्लाह के फजल से। तो जैसे ही मैं उसका बेस ही हटा देता हूँ कि यार डार्विनिज्म ही ट्रू नहीं है, अगर वहीं पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर में ही नहीं हो रहा है, तो तुम पॉलिटिक्स में कहां से लेकर आ गए? वो बाई नहीं तो डिफॉल्ट जो आपके क्या, प्रेमिस है ना वही ब्रेक हो आपको जाता है ना। उसके लिए आपको उसके लिए कोई बेसिस देना होगा ना। सिर्फ आपके कह लेने से हाँ। या फिर आपके बायोलॉजी के नहीं नहीं, फील्ड के बिल्कुल होने बिल्कुल से तो बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं हो अग्रीड जाता ना कि अग्रीड आपकी अग्रीड। बात सही है। आपको नहीं, एक सही सही सॉलिड सही बोल रहा कॉन्सेप्ट हूँ देने पड़ेंगे। जैसे मैं फॉर एन ना। अरे एग्जांपल आपको हंड्रेड कहूँ परसेंट कि जब कुछ लोग डिबेट डिबेट का क्या होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम्म। कुछ भी बोल देते हैं अपने मुंह से राइट। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और इसलिए भी बोलते सही थे कि सही। वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से होते हैं, लेकिन वो बात का राइट। कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, 100% आप जो बोल रहे हो ना, मैं सही, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, अब अगर तो आपको एक साइंटिफिक डिस्कशन करना है, वी कैन डू साइंटिफिक डिस्कशंस, आई डोंट माइंड डूइंग साइंटिफिक डिस्कशन। तो यही मैं जब बोल रहा हूँ कि न- अभी करंटली, बिकॉज यू सेड ना कि आप तो ऑब्वियसली क्रिएशन में मान रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब मुसलमान ही। लेकिन जब कोई बंदा इस फील्ड को, इस अप्रोच को लेकर आएगा ना, तो आई विल ऑब्वियसली काउंटर हिम विद हार्ड साइंस कि भाई तू अगर ये बोल रहा है कि ये थियरी इज गोइंग टू डू दिस, तो तू मुझे ये बता कि हाउ डू यू आंसर दिस। अ फ्यू क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तो द रेट ऑफ म्यूटेशंस, जिस रेट से रैंडम म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक रैंडम म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो अब जब से अर्थ बना है तब से लेके अब तक हमारे पास जितना टाइम है, राउंड अबाउट से आई थिंक 4.3 बिलियन ईयर्स। तो 4.3 बिलियन ईयर्स के अंदर
हमारा एक जीनोम यानी ह्यूमन डीएनए का जो जीनोम है उसके अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है ना? एक सेंस, और ऑब्वियसली अगर फॉर एनीवन हु नोज, हमारे अंदर 99% जो जीन्स है वो नॉन कोडिंग जीन्स है, 1% जीन्स आर कोडिंग जीन्स फॉर प्रोटीन्स, जो मतलब जब वो जीन्स ट्रांसलेट होती है तो उसके ट्रांसलेशन होने के बाद में कोई एक प्रोटीन बनता है, ठीक है? और वो सिर्फ एक म्यूटेशन से नहीं हो जाती। तो यू हैव टू प्रूव टू मी कि यार जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना एक रैंडम म्यूटेशन की, वो होती है 1/3 बिलियन, क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर्स है हमारे पास में, ठीक है? तो अगर 1/3 बिलियन की प्रोबेबिलिटी से अभी एक रैंडम म्यूटेशन हुआ और आप मुझे ये बोलते हो कि यार रैंडम म्यूटेशन का जो रेट है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सेकेंड पर म्यूटेशन है, यानी समझो एक सेकेंड के अंदर एक म्यूटेशन होता है, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 बिलियन ही रहेगी। और जैसे ही समझ लो फॉर एग्जांपल अभी जीरो से हमने स्टार्ट किया और अभी एक रैंडम म्यूटेशन हुआ, तो रैंडम म्यूटेशन हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज सेंस बना रही है और वो चीज आगे बढ़ जाएगी, नहीं। वो रैंडम म्यूटेशन भी होना चाहिए, ऐसा म्यूटेशन होना चाहिए कि जब वो ट्रांसलेट हो तो वो कोई प्रोटीन बने, और वो प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो उसको सर्वाइवल में हेल्प करे। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि ये सारी चीज एक ही बार में हो गई, तो मुझे इसको पहले प्रूफ करो। ये मेरे इस तरीके से मैं क्वेश्चनिंग करूंगा कि पहले तुम मुझे बताओ कि आपकी थ्योरी इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेगी। देखिए जी। भाई, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। इंडिया के अंदर हाँ। जो है रॉकेट लॉन्च होने वाला था, है ना? ठीक है। और साइंटिस्ट उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। एक पूरे साल से सैलरी भी नहीं उनको मिली थी। अब हम्म। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, है ना, हम्म। साइंटिस्ट के पास आते हैं और उन्हें ये बोल देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, और थोड़ी बहुत उनके कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारी बातें कह देते हैं, निकल जाते हैं। दुनिया हाँ। को ये मालूम है कि अगर इंडिया ने रॉकेट चांद पर पहुंचाया है, कोई रोबोट, तो मोदी जी ने पहुंचाया है। उन्हें नहीं पता कौन साइंटिस्ट वहां पर बैठकर रिसर्च कर रहा है। दुनिया जो ठीक है है। वो देखती है इम्पैक्ट क्या है, आपकी बात राइट। को कितना एड्रेस कर पाती है। जब हम जाते हैं हम्म। किसी चीज के अंदर डिबेट में, तो वहां से बहुत शाखाएं खुल जाती हैं, पर वहां जाकर हम हम्म। इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन हम्म। आपको आउटर फेस पे ही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ ये कहना हम्म। चाहता हूँ, अब जैसे हमने इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था, जब उनकी नमरूद से हम्म। मुहासबा हुआ, उनसे बहस हुई, तो नमरूद ने कहा कि तुम्हारा रब क्या करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। उसने कहा अच्छा, जिंदगी मौत तो मेरे हाथ में भी है। कैद खाने से हम्म। दो लोगों को बुलाया, एक को सूली चढ़वा दी, एक को माफ कर दिया, लो एक को जिंदगी दी, एक को मौत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगर यहीं इस फलसफे में, इस फिलोसफी में बहस में लग जाते म्यूटेशंस की या किसी चीज में कि देखो जिंदगी ये होती है और वो होती है और मेरा मतलब ये था वो था, तो आप ये हम्म। देखिए जो ऑडियंस वहां बैठी है, जो पब्लिक है, उसको क्या मैसेज जाता। लेकिन इब्राहिम हम्म। अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अच्छा मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा दे तो जाने। इस बात पर वो हम्म। जो है मबहूत होकर रह गया। तो हमारा यहाँ जो बैठना है, यहाँ जो डिस्कशन है, वो उस लेवल का है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डिबेट की वहां पर। हमें उसकी जो राइट। है बाल की खाल या उसकी एनालॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। वरना तो इसके लिए तो राइट। फिर हर मुसलमान को बायोलॉजी पढ़नी पड़ जाएगी, वो ये बहुत नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। 100%, इसीलिए। जिन्होंने सोशल राइट। डार्विनिज्म को जन्म दिया, उन लोगों ने खुद हम्म। डार्विन थ्योरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मिसयूज एग्रीड, करते एग्रीड। हैं। तो इंसान का हम्म। सबसे बड़ा हुनर ये होता है कि वो ऑडियंस को और पब्लिक को किस हम्म। तरह लीड करता है, किधर लेकर जाता है। उसकी सही बहस है। में उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। सही। बहस फलसफियों को बहस करने से खुदा हरगिज मिलता नहीं, डोरियां सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। तो इसमें तो मान लीजिए अगर मैं आपसे आ भी जाऊं बायोलॉजिकल लेवल पर बात करने हम्म। के लिए, तो ऑडियंस उसको एड्रेस नहीं कर पाएगी और उसका कोई आखिर में हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मकसद ये है कि इम्पैक्ट पब्लिक पे क्या जाना चाहिए। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। तो अब अब मेरा मैं। जी। अब जो मैं थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए मैं अब अगला सवाल ये हम्म। रखता हूँ कि हम्म। इससे ये आसान हो जाएगी, रिलेटेड है कि इंसान जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू बना है। ये बात, अब जो डार्विन थ्योरी है उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, या फिर उसमें कहीं एक्सप्लेनेशन कमजोर है इसकी, या कहीं वो सारी चीजों को वेरीफाई नहीं करता। अलग अलग साइंटिस्ट उसको चैलेंज करते रहे हैं और राइट। उसको जो है मॉडिफाई करते रहे हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अल्टीमेटली जो आज हमारे सामने रिजल्ट है, और ये पॉलिटिशियन के हाथ में अल्लाह ताला ने जो है ना, पॉलिटिशियंस के हाथ में इतना इतना कुछ नहीं दिया है कि वो इतनी अंधी मचा दें कि वो साइंसदानों को ईमानदारी से रिसर्च ना करने दें। आज भी अगर मान लीजिए आप कोई भी न्यूज उठाकर देख लीजिए कि उसमें अगर जुल्म सितम हो रहा है, तो न्यूज में मौजूद होता है, भले वो किसी कोने में मौजूद हो।
हक जो है इतना अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी बड़ी लाठी नहीं दी कि वो लोगों को सच्चाई से और रिसर्च से बिल्कुल दूर कर दें। ये चीजें पैरेलल चलती रहेंगी। हाँ, अल्लाह ने उनको इतना इख्तियार दिया है, वो किसी चीज को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, बस एडवर्टाइजमेंट तक का उनको हक दिया है। वरना आप दुनिया में किसी भी चीज पर रिसर्च कर लीजिए, चाहे हिस्ट्री पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर, आपको सारी चीजें ईमानदारी के साथ मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी मजहब के इंसान ने की हो। क्यों? क्योंकि हक जो है मुसलसल जो है वो रहेगा इस दुनिया में। ढूंढने वालों की कमी है और उन ताकतवर लोगों की जरूरत है जो वहां से ढूंढ के लोगों के ऊपर उसको अप्लाई करें, हक के झंडे को सबके सामने मतलब हाईलाइट करें। तो अब सवाल ये होता है कि जितने भी साइंटिस्ट अभी मतलब मैं चाहे आप इंटेलिजेंट थ्योरी की बात करो, ये करो, कोई भी अब तक प्रपोज हुआ है, जो मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बातें कही कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली क्या किसी ने ये कहा है कि इवोल्यूशन गलत है? क्या इंसान जो है या फिर जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू नहीं बने, वो पहले दिन से उसी तरह से क्रिएट हुए हैं? ये बताइए आप, सिर्फ इतने पोर्शन को आप लीजिए कि क्या मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इस बात को डिनाई करती है या रिजेक्ट करती है या डिसअप्रूव करती है कि अब इवोल्यूशन नहीं हुआ है? बाकी उसके एक्सप्लेनेशन में चाहे वो कितना तोड़ मरोड़ते हैं उसको। नहीं नहीं, असल में जब जब कोई, जैसे जिस तरीके से आपने बात की ना, अगर आप साइंटिस्ट की बात करेंगे तो ये मेरा मानना है, इसलिए मैं शुरुआत में बोला था कि मेरा अप्रोच है, लेकिन जो आप बोल रहे हो 100% सही है। मैं अग्री करता हूँ कि ज्यादातर अवाम के लिए हमको सीधा जड़ पकड़ना है, बाल की खाल को नहीं उधेड़ना है, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक को मतलब भी नहीं है इस सारे डिस्कशन से। 100% यू आर राइट। इसके लिए डार्विनिज्म की जो थैंक यू। स्पेसिफिकली बात आती है ना, या इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ना, ये मेरा अप्रोच हमेशा से ही ऐसा ऐसा रहता है कि आई ऑलवेज गो विद द हार्ड साइंस। व्हाई? बिकॉज जो आपने बात बोली ना कि मेजोरिटी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई डायरेक्टली जो है आदम अलैहिस्सलाम का वजूद आया है, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन ये है ना। और उसके पीछे दो चीज है। नंबर वन इज द इशू दैट वो लोग ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एवोल्यूशन को सही मानकर चलते हैं। आप जितने भी एविडेंसेस इनके देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक एग्जांपल दूं तो अल्लाह ने की देवे, तो फॉर एग्जांपल होमोलॉजी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, ये जैसे आपने बोला था ना, बंदर से हम आए या नहीं आए, वो कैसे पता चला? तो ये लोग क्या देखते हैं ना कि यार हमारे अंदर कोई एक चीज है जो बंदरों में भी दिखती है, सेम ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल सेम जॉइंट है, जॉइंट का स्ट्रक्चर सेम है। वो अच्छा, हमारा स्ट्रक्चर सेम है, उनका भी स्ट्रक्चर सेम है, तो हो सकता है कि हम उनके पास से आए। ठीक है, और क्योंकि हम उनके पास से आए, हमारा और उनका जॉइंट का स्ट्रक्चर सेम है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, रेगुलर सर्कुलर आर्ग्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जब एड्रेस करने जाएंगे ना, तो सबसे पहली चीज यू हैव टू सी कि व्हाट फिलोसफी इज ही सब्सक्राइबिंग टू। ये मेरा अगेन अप्रोच रहता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा क्या करेगा ना भाई, उसने मानना ही नहीं है। जब वो इस फलसफे को लेकर ही चल रहा है कि कोई भी सुपर नेचुरल चीज नहीं चल रही है, मैं मानूंगा ही नहीं कोई भी सुपर नेचुरल चीज है, तो वो बाय डिफॉल्ट एवोल्यूशन को जो है डिनाई नहीं ही करने वाला। ठीक है, वो हम किसी और मनवाएंगे थ्योरी ना ऑफ उससे, एवोल्यूशन पे चले। हाँ, अब वही तो मैं बोल हम रहा हूँ ना, ये मनवाएंगे कैसी बात हो जाती है ना, और ये उन्हीं बात। की फिलोसफी से हाँ, मन जी जी जी, उन्हीं की फिलोसफर से मनवाएंगे। यही इसीलिए तो आज ये डिबेट रखी राइट है हमने, एक राइट राइट, पॉडकास्ट रखी अल्हम्दुलिल्लाह। है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां तक मेरे को डार्विन, स्पेसिफिकली डार्विन की अगर मैं बंदे की बात करूँ ना, तो उसने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भी लिखा था कि उसकी थियरी के बीच में ना सबसे बड़ी जो अड़चन आने वाली है अगेन साइंटिफिकली इज ग्रेजुअलिज्म। यानी उसकी थियरी को सक्सेसफुल होने के लिए जो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज तक का जो पड़ाव है, यानी फॉर एग्जांपल एक चिड़िया अगर घोड़ा बन जाती है, बहुत वेगली मैं बता रहा हूँ, तो वो चिड़िया के घोड़ा बनने के बीच में ना बहुत छोटे 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 ऐसी नई नई स्पीसीज आनी चाहिए जिसकी जो है चिड़िया से घोड़े का सफर हमको दिखे। यानी पंख छोटे होते जा रहे हैं, पैर लंबे होते जा रहे हैं, दूसरे चार पैर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बीच की मिसिंग लिंक जो आप बोल रहे हो ना, मिसिंग लिंक्स की जो आप बात कर रहे हो हमारे सामने, ये वो है द ग्रेजुअलिज्म इशू। डार्विन को पता था कि ये इशू है। ठीक है, उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा भी था कि इफ यू फाइंड एन एविडेंस दैट इज डिनाइंग द फैक्ट ऑफ ग्रेजुअलिज्म देन हिज थियरी इज नल एंड वॉइड। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा हुआ था उसने। तो हम्म। ये प्रॉब्लम उसको पता थी। ठीक है, और अभी भी हमको उस तरीके से फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि यार एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज जो इन्होंने प्रपोज कर दी उसके बीच का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है, वो प्रूफ तो करो। किस तरीके से आप हम्म। प्रूफ करोगे ना? आपके पास कुछ है हमारे पास बताने के लिए? क्या फॉसिल बताओगे आप? आपने सिर्फ कहानी बताई है कि इससे ऐसा हो गया, कैसे हुआ, कहाँ है, बताओ, कुछ तो बताओ।
गिव अस हार्ड एविडेंसेस। ये क्वेश्चन मैं अच्छा। आपसे पूछूंगा ना। एग्जैक्टली हाँ दूसरा हाँ पॉइंट ये है। जी जी। हाँ, नहीं बोलिए। मैं यही रख दूं, कभी मेरे जहन से निकल जाए जी। हाँ हाँ अच्छा हाँ एक बात बोलिए। बताइए आप, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि इवोल्यूशनरी को डेनाइट किया है या नहीं, उसके जो मिसिंग लिंक है या एक्सप्लेनेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें हेर फेर है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन पहले दिन में सही नहीं होती, मॉडिफाइड होती रहती है, चाहे वो इस्लामिक उलमाओं के बीच में हो। लेकिन ओके सवाल ये है कि जो बेसिक चीज है उसकी, वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड ओके। क्रिएशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या इवोल्यूशन को यूनिनमसली डिनाई किया गया है, मेरा सवाल ये है। उसका एक मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक बेसिस होना चाहिए उसको डिनाई करने का। और दूसरा मेरा ये है कि जो कोरोना वायरस था, ओके। क्या वो क्रिएट हुआ था या इवोल्यूशन या इवॉल्व हुआ था? अब आप ये बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल ओके। लेटेस्ट रिसर्च है। राइट राइट राइट। नहीं तो यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूजन आपका एक दूर करूं, मतलब आई एम श्योर आप नहीं होंगे कंफ्यूज। सॉरी मैं इस तरीके से कॉन्डेसेंडिंग हो गया। लेकिन वी एज इवन मुस्लिम्स देर इज नो इशू इन बिलीविंग कि माइक्रो एवोल्यूशन होता है। ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक स्पीशीज अपने ही अंदर कुछ ऐसी चेंजेस अल्लाह के फजल से ले आती है। ठीक है, वो चेंजेस उसके अंदर होती है जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग से बेटर अडेप्ट कर पाए। लेकिन माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मैक्रो एवोल्यूशन भी हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रो बिल्कुल। एवोल्यूशन इज बेसिकली, मैं बताता हूँ, माइक्रो एवोल्यूशन इज बेसिकली एक बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी में आया। ठीक है, आपने कोई एक मुझे एंटीबायोटिक खाई। क्लियर है, क्लियर क्लियर अच्छा, है, क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं सबको हाँ। क्लियर। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, किसी को मतलब नहीं एक्सप्लेन भाई, करने की जरूरत नहीं है ना। आसिफ भाई, आई फील दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड भाई, थोड़ा सा एड्रेस हो जाए तो इंशाल्लाह ओके ओके काफी ओके, आसान। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन कर क्योंकि दीजिए। मैं सिर्फ ओके। पॉलिटिकल साइड से, मतलब उसके पॉलिटिकल हाँ, आर्ग्यूमेंट से अवेयर हूँ, ये निटी-ग्रिटीज़ मुझे नहीं पता, तो इंशाल्लाह काफी फायदेमंद होगा बाकी सबके लिए तो एग्जैक्टली। इंशाल्लाह। तो ये जी जी प्लीज। अगेन, ये आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बहुत बड़ा एक पॉइंट सामने लेकर आ गया कि आपने जैसे कोरोना का एग्जांपल दिया ना, तो लोगों को बहुत आसान है उल्लू बनाना एक तरीके से, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, कि देखना भाई कोरोना वायरस ऐसा था, अब एवॉल्व होके ह्यूमंस में आ गया चिमकादड़ से, मतलब होता है ना एवोल्यूशन। और सामने वाला बंदा बोलेगा अबे यार क्या बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये उस टाइप का एवोल्यूशन तो हम भी मना नहीं करते। दैट इज माइक्रो एवोल्यूशन। वो स्पीसीज जो वायरस है वो वायरस ही रहा। ठीक है, वो वायरस से चिड़िया नहीं बन गई, टू से द लीस्ट। ठीक है, तो जो मैक्रो एवोल्यूशन है ना, जो डार्विन ने प्रपोज किया और जो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट प्रपोज कर रहे हैं अभी भी, द जंप इन स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में तब्दील हो गई। एक जो बंदर है वो एक अलग स्पीसीज है, इंसान एक अलग स्पीसीज है, बंदर इंसान में तब्दील हो गया। ये वाले एवोल्यूशन को हम सारे से डिनाई करते हैं। उसके लेकिन अंदर ही बंदर अंदर कुछ इंसान चेंजेस से, हो रही है। हाँ। बंदर से कब इंसान इवॉल्व हुए हैं, ये बात कहाँ कही है डार्विन ने? नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं इसके लिए एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो क्लेम ये कर रहे हैं ना कि फ्रॉम चिम्स टू ह्यूमन बींग्स, ये जो मैक्रो एवोल्यूशन का जो जंप है, ठीक है, वो हम डिनाई कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज अगेन यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड अ सिंगल एविडेंस कि हमको जंप इन स्पीसीज देखने को मिली है। स्पीसीज अपने अंदर ही अंदर इवॉल्व हो, वो स्पीसीज वही स्पीसीज रहेगी। बैक्टीरिया कितना भी इवॉल्व हो जाए वो बैक्टीरिया ही रहेगा। आपको हमें बैक्टीरिया एविडेंस रहेगा। प्रोवाइड करना, एग्जैक्टली आपको हमें एविडेंस प्रोवाइड करना है। हम आपसे कुछ भी, हम वी डोंट हैव एनी ओनर्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, यू हैव टू गिव मी एन एविडेंस। जो आप बोल रहे हो ना कि यू हैव जम्प्ड अ स्पीसीज, तो मुझे एक एविडेंस हिस्ट्री से बता दीजिए, डार्विन के रिकॉर्ड में बता दीजिए, या फॉर एग्जाम्पल अभी करंट टाइम में बता दीजिए कि कहां पर स्पीसीज जंप हो रही है। और सेकेंड पॉइंट इज, अगर तो योर थियरी इज करेक्ट, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हो गया और अब ह्यूमन आ गया, अब एवोल्यूशन का प्रोसेस रुक गया, ऐसा तो है नहीं। अगर थियरी ट्रू स्टैंड करती तो अभी करंट टाइम में भी ट्रू स्टैंड करनी चाहिए, और उसी तरीके का एवोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ना हमें हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड मिलता है कि स्पीसीज जंप हुई है, ना करंटली हमें देखने को मिलता है। तो इट्स ऑन यू टू प्रोवाइड मी एविडेंस कि कहां पर स्पीसीज जंप हो रही है, बताइए। अच्छा, आपने जैसा कहा कि बैक्टीरिया का कितना भी इवोल्यूशन हो, बैक्टीरिया रहेगा, एग्जैक्टली। बैक्टीरिया कभी इंसान नहीं बनेगा या कुछ ये नहीं बनेगा, लेकिन डार्विन ने भी नो ये बात चांस। कब कही है? ये नहीं नहीं, बात मैं कब डार्विन कही की है कि बात ही नहीं कर रहा बैक्टीरिया, हूँ, आई एम, हाँ। मैं लिमिटेड हूँ सिर्फ वहीं तक मेरा डिस्कशन, ओके वरना तो ये ओके ओके। वरना तो कहीं की कहीं पहुंचेगी। मेरा सिर्फ कंसर्न सही जो है। है सिर्फ इतना है कि हम्म। हमें इसको किस तरह से रखना है लोगों के सामने, किस तरह से इसकी तदबीक करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, और किस तरह से जो इसके जो सोशल इम्पैक्ट हैं उनसे लोगों को जागरूक करना है, बचाना है।
तो मेरा सारा मामला वहीं तक लिमिटेड है। तो राइट इसमें राइट फिर राइट। और सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो बैक्टीरिया से इंसान नहीं बनेगा, तो ये बात तो वो खुद नहीं कह रहे हैं, तो हमें तो ये राइट। बात कहने की जरूरत ही नहीं है, जिस बात को वो खुद नहीं कर रहे। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, क्या इवोल्यूशन को किसी भी साइंसदान ने, जब मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्या सिरे से नकारा है कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है? ये मैं बात कर रहा हूँ कि आज जहां तक साइंस पहुंची है, मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। जितना मेरे इल्म में है, नहीं, निकारा नहीं है, जितना मेरे हाँ, इल्म तो में है। बस, ठीक है। तो जब हाँ। साइंसदानों ने उसको नकारा नहीं है, तो हम फिर कभी भी, हम जो है एक नेशनल लेवल पर उसको नकार नहीं सकते। ये हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है। क्यों? That आप अगर उसको जितना नकारोगे, आप कमजोर होते चले जाओगे। मुसलमानों ने जितना साइंस को कोसा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, उतना रिलीजन कमजोर होता चला गया और सेक्युलरिज्म जो है ताकतवर होता चला गया। क्यों? क्योंकि जब नहीं आप किसी ये। चीज को उस चाकू से काटोगे जिससे वो कट ही नहीं हम्म। सकती, आपका कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। या तो मुस्लिम जो है इसके ऊपर रिसर्च करें, अपनी बुक लिखें, और वो लोगों से जिस तरह से उन्होंने मनवाई है मनवाएं। तो ताकत के बल पे तो आप उसे नकार सकते हो, उसके लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक अकेले आदमी के कहने से अगर आप ये बात टीवी पर कहकर आ जाएं, तो आपको लगता है क्या इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मैं तो मानते ही नहीं, 80% साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ? क्या ये काफी होगा? मैं सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर बात कर रहा हूँ। जैसे इब्राहिम नहीं, अलैहिस्सलाम ये कह देते कि ऑब्वियसली। मैं तो इस जिंदगी की बात ही नहीं कर हम्म। रहा। हम्म। नहीं नहीं, जो आपका पॉइंट है, यू आर करेक्ट, कि सोशल कन्फॉर्मिटी ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो मेजोरिटी मानती है, लोगों को मजबूर हो जाते हैं साइकोलॉजिकली ये मानने में कि जो मेजोरिटी मान रही है। ठीक है। हाँ, हम और मुस्लिम्स हाँ, हैं, और हम मुस्लिम्स को एग्जैक्टली। अल्लाह ने दाई बनाया है। और एक दाई की राइट। सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये होती है कि वो सोशल कंफॉर्मिटी लेकर आए अपनी बात में। यही मेरा सारा मकसद है इस सेशन का आज का। राइट 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 राइट। मतलब मैं सॉरी यार, मैं मतलब ज्यादा डाइग्रेस करा गया आपकी टॉपिक को भी और टाइम नहीं को नहीं भी। भाई, आप उस फील्ड से है ना, तो हाँ। जाहिर सी बात है, हाँ। वो तो होगा ही, नेचुरल है। जी 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 तो जी। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं इसके। लास्ट हमारा ये है कि कुरान करीम से इवोल्यूशन किस तरह से टकराता है। ये हमारा बिल्कुल कंक्लूजन पॉइंट है। आज के हमारे पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ ये था कि हम इस पर डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद जाहिर सी बात है भाई, आप भी कुछ इस पर सोचेंगे, मैं भी कुछ इस पर विचार करूंगा। इस तरह से हम आपस में बातचीत करके 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 हम इतने मजबूत हो सकते हैं कि कल को अगर ये बात हमें मीडिया में किसी लेवल पर करनी पड़ जाए, तो हम वो बात कहें कि जिससे सोशल कॉन्फॉर्मिटी हमें मिले, जो आपने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, वो हमें मिले। क्योंकि एक दाई का मकसद ही ये होता है कि वो लोगों में दावत अपनी पहुंचा दे अपनी हिकमत के साथ। तो ये एक सा मकसद था। ये चीज अभी रिसर्च वाली स्टेज पर है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अभी हम बहुत डेवलप नहीं हुए हैं। मुस्लिम्स को इस तरह की डिबेट्स करते रहना चाहिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये डिबेट करते करते ही हम अपनी तलवारों की धार बहुत तेज कर सकते हैं, और इतनी तेज कर सकते हैं क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो इंटेलेक्चुअल लेवल की है। क्योंकि सिर्फ मिनोरिटी जो है वो दुनिया को लीड कर रही है इंटेलेक्ट लेवल पर, और अपनी चालाकी से। अल्लाह ने उन्हें चालाकी दी है, लेकिन हमें हिकमत दी है। तो हमें उस हिकमत का यूज करना है और आपस में प्रैक्टिस करनी है। तो जो इसका बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन है वो मेरा ये है कि डार्विन थ्योरी, या क्योंकि वो थ्योरी ही लोग जानते हैं, इसलिए मैं वही टर्म यूज कर रहा हूं जो लोग एड्रेस कर सकें, कुरान करीम से किस तरह टकराती है। और इसके साथ में एक सवाल और ऐड कर रहा हूं कि बाइबल ले लीजिए या इस्लाम ले लीजिए, इस्लामिक किसी भी उलमा से मालूम कर लीजिए, है ना, पता यही चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम मैक्सिमम मैक्सिमम अब से 10,000 साल पहले आए हैं जमीन पर। 20,000 हो सकते हैं, लाख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना वरना वो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान में आया है कि 1,000 साल उनकी एज थी, उस मैथमेटिकल के हिसाब से भी अगर हम देखें, कोई क्या बोलते हैं, एक सीरीज बनाए, एक्सपोनेंशियल सीरीज बनाए, तो अल्टीमेटली हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इंसान हद से हद कुछ हजार साल पहले इस जमीन पर आया है, रिलीजियस लेवल पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि कार्बन डेटिंग होती है, और जो स्कल्स हैं, खोपड़ी हैं, वो मिली हैं होमोसेपियंस की अब से 3 लाख साल पुरानी। अगर इंसान वाकई अब से 10,000 20,000 साल पहले इस जमीन पर आया है, एज पर रिलीजियस स्कॉलर, जो बात समझ में भी आती है, तो हम इस स्कल्स को जो होमोसेपियंस की हैं,
किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये इंसान की नहीं है, जबकि ये बात तो मैंने खुद बड़े-बड़े उलमाओं से सुनी है कि वी आर, हाँ, हम होमो सेपियंस जो है ये वही है जो इंसान है। जी भाई। सुफियान भाई, जी हाँ प्लीज। जी। नहीं इंशाल्लाह भाई, इस चीज को तो मैं एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट बीन लाइक आई हैव नेवर बीन थ्रू दिस पार्ट ऑफ द डिबेट कि इस्लामिकली इसके क्या, कुरान से इसकी क्या मेल हो सकती है या कैसा रिजेक्शन हो सकता है। आई हैव नेवर बीन थ्रू आपके थ्रू। आपका वॉइस नहीं आ रहा। ये पर्टिकुलर पार्ट में एड्रेस नहीं कर सकूंगा, आप इंशाल्लाह इसको आप खुद ही एड्रेस कर लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं जो इसके प्रीवियसली आपने जो डिस्कस किया ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको दाई बना के भेजा है, और वो हम सोशल कंफर्मिटी के साथ हिकमत से दावत देते हैं, तो आई जस्ट नीड सम क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट भाई इंशाल्लाह एट द एंड। या हम पर्सनल पे भी कर सकते हैं, नो वरीज। ओके 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 ओके, थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको वहां पर कहाँ क्लैरिटी चाहिए। जी जी इंशाल्लाह भाई, आफ्टर दिस इंशाल्लाह आप ये पार्ट कवर कर ओके लीजिए। ओके 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 ओके। आमिर भाई आप कहना चाहेंगे? नहीं नहीं भाई, कैरी ऑन। ओके। तो ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि जो खोपड़ी है वो 3 लाख साल पुरानी है, तो वो फिर किस तरह से है। फिर दूसरा जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको कुन से पैदा किया है, और खुद कुरान में फरमाया कि ईसा की मिसाल जो है वो आदम की सी है। इसका एक कुरान करीम की किसी भी आयत की 4 लेयर्स होती हैं, ये हम सब जानते हैं, उलमाए किराम बताते हैं। एक उसका इशारतुन नस होता है जो इशारा होता है, एक इबारतुन नस जो उसके वर्ड्स होते हैं, एक दलालतुन नस जिसकी जिसकी वो दलील बन के उतरी है, और एक और इसका मीनिंग होता है जो छुपा हुआ मीनिंग होता है, उसका जो मिस्टीरियस मीनिंग होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी भी मीनिंग के लिहाज से देखें कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है आदम अलैहिस्सलाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम के जेनेटिक फादर है। बताइए, अगर कोई कह सकता है तो मुझे बताए, और किस बेसिस पर ये बात कहेगा। क्योंकि जेनेटिक होने के लिए फादर को होना जरूरी है, और ईसा अलैहिस्सलाम को कोई फादर नहीं था। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जेनेटिक फादर हैं या नहीं है? मैं ये मानता हूं, अपना बिलीफ क्लियर कर दूं, कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आदम अलैहिस्सलाम उनके फादर हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसको स्पेसिफिकली करोगे जेनेटिक फादर है, तो इस पर मैं फिर पूछूंगा कि कैसे। कोई भी इस पर अपनी ओपिनियन रखना चाहे, बस इतना मुझे बता दें कि जेनेटिक फादर हैं या नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंसान को की शुरुआत कर सकता है विद मिसिंग, यहाँ पर मतलब लिंक टूट जाता है वो वाला जेनेटिक जेनेसिस का, शुरू कर सकता है सेम वैसे ही इंसान बना सकता है कुन से, जैसे पहले बनाया। तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है? ये सिर्फ मैं एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ, ये मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कुछ, सिर्फ एक सोचने के लिए। तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि जो कार्बन डेटिंग से जो स्कल्स मिले हैं होमोसिपियंस की, वो इंसान ही थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको खत्म करके सेम जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को शुरू किया कुन से आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, और यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रूह का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब रात में हम सोते हैं तो अल्लाह हमारी रूहें निकाल लेता है, लेकिन हम तो फिर भी जिंदा हैं। कुछ लोग नींद में चलने भी लगते हैं। और हमारा जो जिस्म है, जो मादा है, हमारा मेटेरियल मिट्टी, वो तो इस जमीन से मिला है हमें, उसमें अक्ल का हिस्सा भी है, लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से आई है। ये दोनों चीजें मिली हैं तो ये कंप्लीट इंसान बन गया है। लेकिन रूह के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है क्या? क्या 4 महीने पहले जब बच्चे के अंदर रूह फूकी जाती है, उससे पहले क्या वो जिंदा नहीं होता? एक तो रूह के बगैर भी एक जिंदगी है। तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3 लाख साल पहले वाला जो इंसान था उसके अंदर रूह मौजूद नहीं थी, और फिर अल्लाह ताला ने सेम वैसे ही जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया, कुन से आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। तो क्यों? क्योंकि किसी चीज को नकारने के लिए हमारे पास वो बेसिस होने चाहिए जिसको समाज के सामने रख सकें। आज बिग बैंग थ्योरी है,
तो क्या वो एक सपोर्टिव थ्योरी नहीं है? कुरान करीम की एक आयत की इंटरप्रिटेशन करती है और बेहतरीन इंटरप्रिटेशन करती है वो। तो जरूरी नहीं है कि जो, सॉरी बार बार कॉल कर रहा है, कि कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो उस कोई हमें कोई रास्ता ना मिले। कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुरान करीम की आयत आमने सामने है, मैं ऐसी आयत आपके सामने रख सकता हूँ तो बज़ाहिर तौर पर टकरा रही हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सुफियान भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्लियर है। जी, कुरान करीम की आयत बज़ाहिर तौर पर टकरा रही हैं और हकीकत नहीं टकरा रही। अल्लाह ने, और इसके अलावा हदीस में तो कसरत से आपको ये चीज मिलेगी कि हदीसें बिल्कुल बज़ाहिर तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर टकरा रही। तो क्या उलमाए किराम उसमें एक को रद्द कर देते हैं, एक को मनसूख कर देते हैं? नहीं, वो तदवीक करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बनते हैं, या तो हम उनसे लड़ें और लड़ने की हमारे पास ताकत होनी चाहिए, या फिर हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें, जो अल्लाह ने हिकमत हमें अता की है उसका यूज करें। और ये सिर्फ एक पार्ट था हमारे डिस्कशन का। जो सेकंड पार्ट हमारा डिस्कशन का है वो ये है कि दुनिया में ऐसे फिलोसोफर पैदा हुए हैं, नॉट मुस्लिम स्कॉलर, फिलोसोफर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने आत्मा, जिन्होंने रूह के वजूद की तरफ इशारा किया है, जिन्होंने गैब की तरफ इशारा किया है, कहा है, और ये उसके ऊपर किताब लिखी है। यहां से शुरुआत होगी, हमारा डिस्कशन रूह के ऊपर हो, फिर हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि समाज में दुनिया में हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब का हो, वो मानता है कि नसीब नाम की कोई चीज होती है। एक हिंदू के हाथ से कोई आइसक्रीम लेकर भागा था, एक टाइम में मैंने देखा था, तो उसके मुंह से ये वर्ड निकले थे, भाई नसीब लेकर थोड़ी भाग जाएगा। अरे नसीब तो ये हमारी 10 ईमान मुफस्सल के अंदर है, तू कैसे नसीब को मान रहा है? एक हिंदू बोल रहा है कि अरे उसको भी तो मुंह दिखाना है। यानी इनके अंदर वो चीजें मुलहिम है। आप इन्हें कहोगे कि आत्मा नाम की चीज होती है, ये मानेंगे। लेकिन ये लोग साइंस को भी बहुत मानते हैं रिजिडली। तो साइंस को डिनाई करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक आधार होना चाहिए और साथ में ताकत भी होनी चाहिए। ताकत किस लिहाज से कि हमने बात अपनी पहले मनवा ली हो साइंसदानों से। तो ये दोनों चीजें हम लेकर जब सामने रखेंगे लोगों के, तो लोग उसको मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस पे जरूरी है कि हम अभी और रिसर्च करें और डिस्कशन करें, वहां से चीजें निकलेंगी। और इंशाल्लाह आइंदा अगर इस पर डिस्कशन हुआ तो हम यहीं से इसको कनेक्ट करके फिर रूह पर बात करेंगे कि जो मॉडर्न फिलोसोफर ने उस पर बात की है, रूह के बारे में वो क्या बात कही है, और किस तरह से जो सोशल डार्विन थ्योरी को अगर मान भी लिया जाए तो किस तरह से उससे सोशल सोशल डार्विनिज्म जो है उसकी ताबीर करना किस तरह से गलत है। एक जैसे भाई ने कहा कि माइक्रो लेवल को आप मैक्रो लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह से मैक्रो लेवल को, यानी एक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क को आप मॉरल लेवल पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बायोलॉजी के अंदर लिमिटेड है और ये मामला रूह का है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत दोनों के हाथ काट दो। अब आप सोचिए कि चोरी पर सजा अल्लाह ने हाथ काटने की दी है। अब यहां पर कोई ये कहने लगे कि यार ये इसने हमारी बातें चुराई हैं और बातें चुरा के चुगली करके किसी और को बताई हैं, लिहाजा अब हमें हक है कि इसका हम हाथ काट दें, तो ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं होगा। कि आप कैसे उस चीज को जो एक लॉ लेवल पर थी, क्रिमिनल लेवल पर थी, आप उसको कैसे एक अखलाकी लेवल पर अप्लाई कर सकते हो? लोग मानेंगे इस बात को, हाँ ये बात ठीक है, इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक औरत है, उसको पर्दे का हुक्म है, लेकिन अगर वो हिजाब पूरा तरीके से नहीं कर रही है तो कुरान में तो उसके लिए सजा नहीं है कि उस पर 80 कोड़े लगाओ। हाँ एडल्ट्री के लिए सजा है, तो एडल्ट्री वाली सजा हम उसको नहीं दे सकते। तो इस तरह से जब हम लोगों के सामने खुद कुरान करीम की हिकमत रखेंगे कि एक चीज दूसरी पर अप्लाई नहीं होती, तो यहीं पर उनकी जड़ कट जाती है कि हाँ जो उसका फ्रेमवर्क है वो एक बायोलॉजिकल लेवल पर है, उसको हम कभी भी मॉरल लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रूह का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, और रूह के कॉन्सेप्ट भी हम लाएंगे उन्हीं के फिलोसफर्स के थ्रू। वाखिरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुफियान भाई आपका कुछ है? हमारे पास 10 मिनट और हैं, फिर 10:30 के बाद उनका मुजम्मिल भाई का शुरू होता है, तो ऑडियंस को वहां जाना होता है। आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह वक्त रहा तो मैं भी बात करूंगा उस पर, या इस
के अलावा भी ऑडियंस में से अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई कमेंट वो देना चाहते हैं या कुछ सोचने पर हमें मजबूर करना चाहते हैं कि आप इस तरह से सोचो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक बॉटम लाइन जरूर हमें दें इन 10 मिनट्स के अंदर। है, हर मुसलमान क्वालिफाई नहीं करता हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक पे हर किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये उसूल बना लें। बिल्कुल सही बात है, आदमी अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से बात करे, लेकिन जो कुरान को पढ़ता है उसके ऊपर फर्ज बनता है कि जितने भी फितने कुरान के ऊपर आमद होना चाहते हैं इब्लिस की तरफ से, वो उनको पढ़े, उनको स्टडी करे और उन पर बात करे उस लेवल पर, उसकी न्यूरो साइंस के अंदर ना जाए, लेकिन उसके ऊपर फर्ज बनता है, चाहे वो कोई सा भी मसला हो। दूसरा है होमोसिपियंस इंसान थे, इंसान एंड होमोसिपियंस एक ही है। हाँ, ये बात तो सभी लोग मानते हैं, अगर नहीं मानते तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। सुफियान भाई, आप अपना सवाल रख दीजिए बस, और फिर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। जी जी भाई, उसमें भाई आपकी बात से मैं शायद डिराइव करो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो अप्रोच थी जी उसमें कह रहे थे कि सोशल कंफर्मिटी होनी चाहिए, जी। तो क्या आप उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते प्लीज? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही मैं एग्जांपल दूंगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जिंदगी और मौत की जो बहस हुई नमरूद के साथ, तो उसमें उन्होंने जो है ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि लोगों पर भी क्या मैसेज जाएगा, वरना अगर नमरूद से अकेले बात करनी होती तो शायद वो उस लेवल पर कर लेते। लेकिन एक दाई का हमेशा जब वो पब्लिक में बात करता है खासकर, तो उसका हमेशा ये अप्रोच रहता है कि उसके किसी भी आंसर से पब्लिक पर क्या मैसेज जाएगा। और इसके बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो प्लीज कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको आंसर करते वक्त वो चीज मेरे जहन में रहे। जैसे सूरह यासीन के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने एक रसूल है, वो दावत दे रहे हैं उनके लोगों को, और वहां पर फिर एक शहर से एक दौड़ा दौड़ा आदमी आता है, वो उनकी और उनको तकफीयत पहुंचाता है, वो बात कहता है। तो आप सारे स्टेटमेंट देखेंगे तो वो ऐसे हैं कि जिस पर पब्लिक को ये उभारा गया है कि सोचो, आप सोचो, वो उस चीज को माने, पब्लिक में एक मैसेज जाए इनडायरेक्टली तौहीद का, हक का। ये हमेशा पेश नजर रहता है और इसी को हिकमत कहते हैं। जी नहीं, मैं भाई इंडिविजुअल। जी दो जी। चीजें हैं यहाँ पर। एक सोशल कंफर्मिटी है, और लोगों को सोचने पर मजबूर करना, मतलब ये दोनों चीजों को मैं रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है मेरी अपनी कमी हो। अब दोनों मेरा मेरा जो पर्पज है ना, सिर्फ सिर्फ है, हाँ आप बिल्कुल भाई, हो सकता है वो कंफॉर्मिटी में कुछ और भी चीजें आ रही हैं कि उनको एग्री करना, वो जरूरी नहीं है। सारा जमाना खिलाफ हो जाए, आपको हक बोलना है, और ऐसा भी हुआ है। मेरा पर्पज सिर्फ इतना था। थैंक यू, जजाकल्ला, कि आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था कि आपकी दावत दावत हक जो है वो लोगों तक पहुंचे, सिर्फ इतना आपका कंसर्न होना चाहिए। लोग सोचने पर मजबूर हों कि हाँ यार, हक क्या है बातिल क्या है, सिर्फ इतना आपका मकसद होना चाहिए। लोग आपकी बात से एग्री हो ही जाएं, ये आपका पर्पज नहीं होना चाहिए, वरना ये तो शिर्क हो जाएगा फिर बहुत बड़ा। तो दोनों में फर्क है। हो सकता है कि मैंने वो वर्ड कंफॉर्मिटी वाला यूज किया हो, लेकिन मेरे जहन में बात सिर्फ यही थी कि दावत उन लोगों तक पहुंचे हक के साथ, प्योरली, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ हो ना सकता है कि चॉइस। उनको एग्री करना, उनको राजी करना। नो वरीज भाई, नो वरीज। हम ये कह सकते हैं उसकी बजाय कि सबसे अहसन तरीका क्या है कि आप लोगों तक दावत को कन्वे कर दें, मानना नहीं मानना उनकी अपने जिम्मे है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे जो कन्वे करने में जो है ना, कोई कति कोई कोई कमी या कोई कोताही या हिकमत से हटकर कोई बात ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला हमें अजर देगा हक बोलने का, लेकिन जो पैगंबरों का तरीका रहा है एक, और एक दाई का तरीका वो होता है, वो होता है कि वो प्योरली, कि उसमें कुछ मिक्सिंग ना हो, कुछ उसका गुस्सा, कुछ उसका लहजा, या फिर कुछ उसकी रिजिडिटी, ये चीज पब्लिक में ना जाए, पब्लिक में प्योर मैसेज चला जाए दावत का। फिर उसको माने ना माने कोई परवाह नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, "ए नबी, कि तुम्हारे दिल में कोई हरज नहीं होना चाहिए
इस बात का कि तुमने दावत ठीक से नहीं पहुंचाई। मतलब हुजूर को ये लगता था कि मैं कहीं ना कहीं शायद ऐसा तो नहीं कि मैं बात को और बेहतर तरीके से पेश करता। तो अल्लाह फरमा रहा है, डॉक्टर सर साहब की तफसीर में है कि नहीं, आपने अपना काम परफेक्ट कर दिया, अब आप मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो आप कि मैं और अच्छे तरीके से पहुंचाता, ये पहुंचाता। जो बेस्ट हो सकता था आपने किया। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, जो बेस्ट हो सकता है आप उस तरीके से तो काम करें, उसके बाद फिर ना सोचें। इतना तो आप ख्याल रखें। When you are talking to a group, you are talking to a 10-year-old child. ग्रुप साइकोलॉजी को मानते नजर रखते हुए सुफियान भाई मुझे क्लियर करेंगे? तहसीन आपा ने क्या पूछा, मुझे क्लियर नहीं हुआ। जी, तहसीन आपा ये कह रहे हैं कि जब भी आप ग्रुप से बात कर रहे हो तो बेसिकली आपको लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को याद रखते हुए बात करनी चाहिए। जो सबसे लोएस्ट प्रोपोनेंट, इंटेलेक्चुअल प्रोपोनेंट है, उस तक सबसे बेहतर दावत पहुंच जाए। यानी कि बच्चों को, बिल्कुल मतलब जिस बिल्कुल। तरीके से आप एक बच्चों को समझाएंगे उसी तरीके से आप ग्रुप के लोगों से बात करेंगे। मतलब आप ग्रुप साइकोलॉजी का ख्याल रखेंगे कि ये ग्रुप की साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, आप उसी के बाद उसको कन्वे करेंगे। अच्छा अच्छा, आप ये स्पेसिफिकली मेरे लिए करें या एक जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली ऐसा होना चाहिए? हाँ जनरल वाकई रूल। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जो पब्लिक का जो बिल्कुल, अब इंडिया में बात करोगे तो इंडियंस के हिसाब से की जाएगी, और किसी और जगह पर जाओगे तो वहाँ का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, तो वहाँ उस हिसाब की बात करनी चाहिए। फिर एक जगह में भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तो ये तो हजरत अली का कॉल है जो आपने कहा है कि लोगों से बात करो उनकी समझ के एतबार से, और उसमें भी लोवेस्ट जो है उसको, उसका आप ध्यान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे क्लैरिटी मिल गई आपकी बात से इंशाल्लाह। शुक्रिया। टाइम भी खत्म हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए, खासकर आमिर भाई आपका। आपसे बहुत सारी चीजें मिली समझने के लिए, और बाद में गौर फिक्र करने के लिए, और ये भी आइडिया मिला कि एक पर्सन जिसकी फील्ड बायोलॉजी है उससे मैक्सिमम किस तरह के, मतलब एक एक टेंटेटिव आइडिया मिला किस तरह के सवाल और किस तरह की थॉट आ सकती है, उनकी क्या सोच है। यही चीजें हैं जो ग्रुप में सीखने के लिए मिलती हैं। और सुफियान भाई आपका भी शुक्रिया, बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, अगर मुझसे कहीं कुछ रिप्रेजेंट करने में, बात करने में, लहजे में या तलफ़ुज़ में कोई गलती हुई है तो उसकी मैं दिल से आप लोगों से अपोलॉजीज आपके सामने पेश करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप अपनी बात कर दीजिए और बस फिर खत्म करते हैं। सेम भाई, मेरे को भी वही बोलना था। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे को इनवाइट करने के लिए, मतलब बुलाने के लिए और बात करने का इतना मौका देने के लिए। मैं आके आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, उसके लिए भी सॉरी। और आपकी जो मेन टॉपिक थी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो नहीं पाई, नहीं और नहीं। क्योंकि वो कवर मैं नहीं कर पाया इसके लिए, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और भाई मेरी भी तरफ से कोई बात करने में या कोई चीज़ बुरी लगी उसके लिए दिल से माफ़ी। जज़ाकल्लाह खैर भाई। नहीं आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी तरफ से अंदेशा था, क्योंकि ये इसी तरह की डिबेट्स हैं, और हम लोग इसी तरह से बात करते करते हम लोगों के बीच में नजदीकी आती हैं, हम कंसोलिडेट होते हैं, और फिर आपस में मिलके हम डिफेंड कर सकते हैं, और हम आर्ग्यू कर सकते हैं जो बातिल के बंदे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे दरमियान में मोहब्बत और आफियत कायम रखे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व हाँ भाई। बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।